हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट या हिंदी में इसे बोला जाता है ऊष्मा उपचार। तो आज हम लोग हीट ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है करना, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होती है, यानी किस किस प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रीटमेंट को किया जाता है, और टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी हीट ट्रीटमेंट के कितने प्रोसेस हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग हीट ट्रीटमेंट को जानते हैं पहले से, तो भी आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यदि नहीं जानते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं हीट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट में, या यदि आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग अभी तक स्टडी क्लासेस के चैनल से जुड़े नहीं होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी हीट ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट क्या होता है और हीट ट्रीटमेंट करना किसी भी कंपोनेंट का क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हीट ट्रीटमेंट क्या बता रहा है कि हीट ट्रीटमेंट वास्तव में किसी भी मेटेलिक पार्ट बोले तो यानी कोई भी धातु हो, यह स्टील हो या लोहा हो, उसका क्या होता है, निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में हीट ट्रीटमेंट का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है। तो बोल रहा है हीट ट्रीटमेंट वास्तव में किसी भी मेटेलिक पार्ट के निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंतर्गत धातु को वियर एंड टीयर का, यानी उसमें अब बहुत सारे देखते हैं कि कभी कभी कोई भी धातु होता है, उससे मान लीजिए पीटने का कार्य किया जाता है, या किसी भी व्हीकल में यूज किया गया है, तो उसमें बहुत सारे झटके लगते हैं, बहुत सारे ट्विस्ट होता है, मरोड़ उत्पन्न होता है। तो वियर एंड टीयर की सहन करने के योग्य और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके धातु को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, हीट ट्रीटमेंट किसी भी व्हीकल में यूज किए जाने वाले जो पार्ट्स होते हैं, किसी भी मशीन में यूज किए जाने वाले जो पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स में बहुत सारे प्रोसेस होता है, और उसमें कभी कभी झटका लगता है। कोई भी पार्ट्स होता है उसमें कभी कभी शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगा रहता है, तो क्या होता है, कभी कभी वो पार्ट्स टूट भी जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से बचने के लिए किसी भी धातु का सबसे पहले क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। और हीट ट्रीटमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, तो हीट ट्रीटमेंट करने से उस पार्ट्स के फिजिकल और जो रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। वह पार्ट्स मजबूत होता है, उसमें जो बबल्स वगैरह होते हैं, बबल्स को बाहर निकाला जाता है। तो ये सारी कमियों को दूर करने के लिए किसी भी पार्ट्स का हीट ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, उसे टिकाऊ बनाया जाता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, हीट ट्रीटमेंट के कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें क्या होता है, धातु को अधिक मजबूत बनाने के लिए धातु को एक उचित टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। कभी कभी 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर रख दिया जाता है। जो 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर उस धातु को कुछ निश्चित टाइम के लिए रख दिया जाता है और फिर ठंडा कर लिया जाता है। ऐसा करने से धातु के फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेज आ जाती है। जितने समय के लिए धातु गर्म किया जाता है, उस टाइम को शॉक टाइम कहा जाता है। यानी किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को जितने टाइम के लिए फर्नेस में गर्म करने के लिए छोड़ा जाता है, उस टाइम को क्या बोलता है, शॉक टाइम कहा जाता है। शॉक टाइम के बाद धातु को कूलिंग यानी ठंडा किया जाता है। कूलिंग टाइम का भी धातु के भौतिक गुण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी जब आप किसी भी धातु को फर्नेस में हीट करने के बाद उस धातु को ठंडा करने के लिए आप कहाँ छोड़ रहे हैं, कितने टाइम छोड़ रहे हैं, कैसे ठंडा कर रहे हैं, इन सारी जो टाइमिंग होती है या प्रोसेस जो होती है, ये भी उस धातु के भौतिक गुण जो होता है या स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें बहुत सारी इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब अगला हम टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, धातुओं में एक उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए कोई भी जो कंपोनेंट है उसमें हाई प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, उसके जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है वह होता है हार्डनिंग, या इसी को बोला जाता है स्क्वेंचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को क्वेंचिंग बोला जाता है, सॉरी स्क्वेंचिंग नहीं, क्वेंचिंग बोला जाता है। तो पहला हमारा क्या हुआ? हार्डनिंग, या इसी को क्वेंचिंग बोला जाता है, क्वेंचिंग। सेकेंड प्रोसेस जो होता है एनिलिंग होता है। अगला होता है नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग एंड केस हार्डनिंग। तो वन बाय वन करके इसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हार्डनिंग या क्वेंचिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम यदि हार्डनिंग को बताएं आप लोगों को, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में धातु को रिक्वायर हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और फिर धातु को तेजी से ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस में धातु को ठंडा करने के लिए अक्सर तेल या पानी का यूज किया जाता है। क्या बोल रहा है हार्डनिंग में? तो हार्डनिंग में क्या होता है, कोई भी मटेरियल होता है उसको एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर फर्नेस में हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद जब उस वस्तु को या उस कंपोनेंट को ठंडा करने की टाइम आती है तो उसे अचानक से ठंडा किया जाता है। और ये ठंडा कैसे किया जाता है? या तो तेल में डाल दिया जाता है उस कंपोनेंट को ठंडा होने के लिए, या पानी में ठंडा कर लिया जाता है। तो इससे क्या होगा, अब इसका जो रिजल्ट आएगा, इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में धातु या मिश्र धातु की कठोरता बढ़ जाता है। आप जानते हैं जब भी किसी भी कंपोनेंट या किसी भी मेटल को एकदम से हीट किया गया हो और उसे पानी में डाल दिया जाता है अचानक से, या तेल में डाल दिया जाता है, तो उसमें कुछ अजीब तरह की आवाज़ आती है। जैसे लगता है कि मतलब जैसे आप लोग देखते हैं तवा गर्म हो उससे पानी डालते हैं कैसी आवाज़ आती है, तो उसी टाइप की आवाज़ आती है। और ऐसा करने से वह मटेरियल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यही बोला जाता है क्वेंचिंग या हार्डनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है एनिलिंग। अब देखिए एनिलिंग क्या होता है। तो एनिलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में धातु को एक विशिष्ट टेम्परेचर यानी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और फिर फर्नेस के अंदर ही उसी दर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें एक सूक्ष्म संरचना या माइक्रो स्ट्रक्चर का उत्पादन होता है। इस प्रोसेस में ठंडा होने का दर कम होता है। अब आप लोगों को यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस समझना है कि हार्डनिंग और एनिलिंग में क्या डिफरेंसेस है, तभी आप लोगों को दोनों प्रोसेस जो है अच्छे से याद रह पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वेंचिंग में क्या बताया कि किसी भी कंपोनेंट को फर्नेस में एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म किया गया और उसे अचानक से पानी या तेल में ठंडा कर लिया जाता है। लेकिन एनिलिंग में क्या बोल रहा है कि एनिलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में धातु को एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर हीट तो किया जाता है, परंतु ठंडा कैसे किया जाता है? तो ठंडा करने के लिए फर्नेस के अंदर ही, यानी फर्नेस को बंद कर दिया जाएगा, उसमें टेम्परेचर देना बंद कर दिया जाएगा और फर्नेस के अंदर ही उसे उसी दर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्या हुआ, वहाँ पर क्या कर रहे थे हार्डनिंग में, हीट करने के बाद फर्नेस के बाहर निकालते थे और तेल या पानी में उसे ठंडा करने के लिए एकदम से छोड़ देते थे, तो जल्दी से वह पार्ट्स ठंडा हो जाता था। लेकिन एनिलिंग में एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद पार्ट्स को फर्नेस के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है। हो सकता है 2 घंटा, 4 घंटा या 10 घंटा लग जाए उस पार्ट्स को ठंडा होने में, लेकिन क्वेंचिंग में जल्दी से वो ठंडा हो जा रहा था। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो एनिलिंग हमें आशा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद कंपोनेंट या मेटल्स को फर्नेस के अंदर ही छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए, जिससे उसके माइक्रो स्ट्रक्चर का उत्पादन होता है और इस प्रोसेस में ठंडा होने का दर कम होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इससे का रिजल्ट क्या मिलता है, इसका क्या मतलब है? तो इस प्रोसेस से प्राप्त धातु जो प्राप्त होगी वह सॉफ्ट और मशीनेबिलिटी का गुण मिलता है। यानी जो एनिलिंग प्रोसेस से धातु मिलेगा हमें, उससे काफ़ी सॉफ्ट वो धातु मिलेगा और वह मशीन की गुण रखेगा, उस पर मशीनेबिलिटी यानी मशीन का कार्य करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइजिंग या मानकीकरण। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में धातु की सामग्री को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और फिर
रूम टेम्परेचर पर धीमी गति से ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस में हीटिंग और स्लो कूलिंग प्रोसेस उस धातु की माइक्रो स्ट्रक्चर को बदल देती है। अब देखिए नॉर्मलाइजिंग में क्या बोल रहा है कि किसी भी कंपोनेंट को फर्नेस में एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसे गर्म करने के बाद उस कंपोनेंट को फर्नेस से बाहर निकाला जाता है और रूम टेम्परेचर पर उस मेटल को या उस कंपोनेंट को ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होगा उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगा। अब ये जो ठंडा होने की दर जो होगी वह एनिलिंग से थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी एनिलिंग यदि 8 घंटे में ठंडा हो रही थी तो नॉर्मलाइजिंग में क्या होगा 6 घंटे या 5 घंटे में उससे थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। और सबसे जल्दी ठंडा क्वेंचिंग में हो रहा था। तो आप लोगों को तीनों प्रोसेस कंफर्म कर देते हैं एक बार, उसके बाद अगला प्रोसेस समझाते हैं। क्वेंचिंग देखिए, सबसे पहला क्वेंचिंग था। क्वेंचिंग में क्या हो रहा था कि किसी भी कंपोनेंट को एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता था, उसके बाद उस कंपोनेंट को बाहर निकाल करके जल्दी से ठंडा कर लिया जाता था, या तो पानी में डाल दिया जाता था या तो ऑयल में डाल दिया जाता था। पहला हो गया कंफर्म। दूसरा था हमारा एनिलिंग। अब एनिलिंग में क्या होता था, तो एनिलिंग में कंपोनेंट को किसी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता था, उसके बाद उस फर्नेस के अंदर ही उस वस्तु को या उस कंपोनेंट को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये हो गया हमारा एनिलिंग। अगला प्रोसेस जो पढ़े वो पढ़े हैं नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या हुआ, किसी भी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर फर्नेस के अंदर मटेरियल को या कंपोनेंट को हीट किया गया, उसके बाद हीट करने के बाद उस कंपोनेंट को फर्नेस से बाहर निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अगला प्रोसेस हम देखेंगे टेम्परिंग। अब देखिए टेम्परिंग में क्या होता है। तो टेम्परिंग में फ्रेंड्स, जब किसी धातु के पार्ट्स को क्वेंच या हार्ड किया जाता है तब वो धातु भंगूर बोले तो जब उस पर आप चोट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट टूट जाएगा, एकदम से भंगूर हो जाता है, जिससे पार्ट शॉक मतलब झटका, शॉक मतलब बोले तो झटका को एब्जॉर्ब सहन नहीं करता है और टूट जाता है। इसे दूर करने के लिए धातु का टेम्परिंग किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है टेम्परिंग। अब देखिए आप लोग जब किसी भी कंपोनेंट को क्वेंचिंग में क्या किए थे, किसी भी कंपोनेंट को हीट किए थे और एकदम से उसे पानी में या तेल में डाल करके ठंडा कर दिए थे, तो वहाँ पर कंपोनेंट क्या था, ज़्यादा हार्ड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था। अब टेम्परिंग में क्या किया जा रहा है, उसी हार्ड हुए पार्ट्स को पुनः कुछ टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है फर्नेस के अंदर, और फर्नेस के अंदर गर्म करने के बाद अब उस कंपोनेंट को बाहर निकाला जाता है और उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए छोड़ा जाता है, ताकि उस कंपोनेंट का जो हार्डनेस है, कठोरता है, उसे कुछ कम किया जा सके। क्यों कम किया जा सके, क्योंकि क्वेंचिंग के द्वारा जो पार्ट्स मिला होता है उसका शॉक एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है, या ब्रिटलनेस हो जाता है, भंगुरता उसके अंदर आ जाती है। तो इसी भंगुरता के गुण को कम करने के लिए उस कंपोनेंट पर टेम्परिंग किया गया। और टेम्परिंग में क्या किया गया, अब धीरे धीरे उसे ठंडा किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, उसे मशीनेबिलिटी की गुण आएगी और उसका हार्डनेस थोड़ा कम हो जाएगा, और वो वस्तु क्या होगी, अब शॉक को एब्जॉर्ब करने की गुण रखने लगेगी। यहाँ पर दे रहा है नोट्स में, इस प्रोसेस में धातु क्वेंच या हार्ड को एक हाई टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही हीट किया जाता है और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिसको मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अगला और अंतिम प्रोसेस जो है वो है केस हार्डनिंग। अब केस हार्डनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक कार्बोराइजिंग, इसे कार्बोराइजिंग भी कहा जाता है। जो केस हार्डनिंग है इसे कार्बोराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को कार्बोराइजिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस का उपयोग सॉफ्ट यानी जो एनिलिंग के द्वारा प्राप्त धातु थी उसके बाहरी सरफेस की कठोरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या किया गया, केस हार्डनिंग या कार्बोराइजिंग एनिलिंग के द्वारा जो पार्ट्स हमें मिले होते हैं उस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसे फर्नेस के अंदर ही ठंडा किया गया होता है, एकदम से ठंडा नहीं किया होता है, इसलिए उसका जो हार्डनेस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उसमें जो मान लीजिए केस होगा वह जो सरफेस होगा, यदि वो हार्ड नहीं होगा तो जब दो पार्ट्स एक दूसरे के संपर्क में आएंगे किसी भी व्हीकल के अंदर, तो वो जल्दी से घिस जाएंगे। तो उसी सरफेस के हार्डनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, केस हार्डनिंग किया जाता है।
जो एनिलिंग के द्वारा हमें कंपोनेंट प्राप्त हुए रहते हैं उसका केस हार्डनिंग किया जाता है, उसके सरफेस को कठोर बनाया जाता है। धातु के केस को हार्ड करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हीटिंग के माध्यम से धातु की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बदलने या धातु की बाहरी सरफेस की स्ट्रक्चर में नए तत्वों को जोड़ने की क्रिया को पूरा किया जाता है। देखिए जो केस हार्डनिंग होता है यह एनिलिंग के द्वारा प्राप्त कंपोनेंट के ऊपर किया जाता है, क्योंकि एनिलिंग के द्वारा जो प्राप्त कंपोनेंट होता है उसका हार्डनेस काफ़ी कम होता है, क्योंकि वह फर्नेस के अंदर ही ठंडा किया गया होता है। इसलिए यदि दो कंपोनेंट एक पास आएंगे तो एनिलिंग से प्राप्त जो कंपोनेंट होगा वह जल्दी से खींच जाएगा यदि उसका सरफेस हार्ड नहीं किया गया होता। तो इसी को सरफेस हार्ड किया जाता है, और ये जो सरफेस हार्ड किया जाता है जिस प्रोसेस के अंतर्गत उसे केस हार्डनिंग बोला जाता है। अब देखिए केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मशीनिंग के बाद कम कार्बन स्टील पार्ट्स के साथ साथ हाई एलॉय स्टील बियरिंग गियर्स पर लागू होता है। केस हार्डनिंग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस किस कंपोनेंट के ऊपर किया जाता है? तो केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वह मशीनिंग के बाद कम कार्बन स्टील पार्ट्स के साथ साथ हाई स्टील बियरिंग गियर्स पर लागू होता है। यानी मशीनिंग प्रोसेस करने के बाद उस कंपोनेंट का केस हार्डनिंग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा, मशीनिंग के बाद किया जाता है, न कि पहले। मशीनिंग करने के बाद उस कंपोनेंट का केस हार्डनिंग किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब कंक्लूजन की तरफ हम बोल सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट का उपयोग धातु या मिश्र धातु के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों को बदलने के साथ साथ विशिष्ट क्षमता यानी रिक्वायरमेंट इफिशियंसी जो होती है, रिक्वायरमेंट जो पावर होता है उस किसी भी कंपोनेंट्स का उसे प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे धातु की हार्डनेस, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिलायबिलिटी, शॉक रेजिस्टेंस इत्यादि में सुधार मिलता है। हार्डनेस का मतलब कठोरता, डक्टिलिटी का मतलब तन्यता, वह तन सकता है। टेंसाइल मतलब उसे किसी भी जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका लेंथ जो होता है उसके कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मिलायबिलिटी उसे पीट करके चादर के रूप में, जैसे मान लीजिए कोई एक आप कंपोनेंट ले लिए जिसका डाया जो है मान लीजिए 5 मीटर डाया है, उसे पीट करके आप 10 मीटर 8 मीटर ऐसे रूप में दे सकते हैं। शॉक रेजिस्टेंस झटका को सहने के लायक बना सकते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद किसी भी कंपोनेंट का। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो हीट ट्रीटमेंट का अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक बार हम यहाँ पर डिफरेंसेस को बता देते हैं सभी को, क्योंकि आप लोग याद करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगा। सबसे पहला जो प्रोसेस था वो क्या था? हार्डनिंग या इसी को क्या बोलते थे? क्वेंचिंग। इसमें क्या किया गया था? किसी भी कंपोनेंट को फर्नेस के अंदर एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म किया गया और फिर से उसे फर्नेस के बाहर निकाल करके जल्दी से ठंडा कर लिया गया। किसमें? वाटर में या ऑयल में, पानी में या तेल में डाल करके उस कंपोनेंट को जल्दी से ठंडा कर लिया गया। पहला हो गया। दूसरा हमारा था एनिलिंग। एनिलिंग में क्या किया गया था? किसी भी कंपोनेंट्स को फर्नेस के अंदर एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर दिया गया और रिक्वायर्ड टेम्परेचर देने के बाद कंपोनेंट को फर्नेस के अंदर ही, कहाँ पर? फर्नेस के अंदर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया। तीसरा प्रोसेस था नॉर्मलाइजिंग। अब नॉर्मलाइजिंग में क्या हुआ? किसी भी कंपोनेंट को रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद उस कंपोनेंट को फर्नेस के बाहर निकाला गया और उसे क्या किया गया? अब रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया। इससे कम टाइम में यह रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब फर्नेस के अंदर ठंडा होगा तो फर्नेस का भी कुछ अपना एक टेम्परेचर रहा होगा और उस टेम्परेचर को रिलीज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। रूम टेम्परेचर वाला थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगला प्रोसेस था चौथा, टेम्परिंग। अब टेम्परिंग में क्या हुआ? किसी भी कंपोनेंट को फर्नेस के अंदर गर्म किया गया और किस कंपोनेंट को गर्म किया गया? जो क्वेंचिंग के द्वारा प्राप्त हुए थे कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को, क्योंकि क्वेंचिंग के थ्रू जो हमें कंपोनेंट मिले थे उसका हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा था और उस हार्डनेस को रिलीज करने के लिए, हार्डनेस को कुछ कम करने के लिए पुनः उसका क्या किया गया?
टेम्परिंग किया गया। अब टेम्परिंग में क्या होता है, क्वेंचिंग के बाद जो मटेरियल हमें मिलते हैं उसी मटेरियल को पुनः फर्नेस में डाला जाता है और जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर तक गर्म किया जाएगा। अब इससे भी क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाएगा ठंडा होने के लिए। तो आप लोग इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक फ्रेश कंपोनेंट होता है, इसे ठंडा करने नॉर्मलाइजिंग में किया जाता है, लेकिन टेम्परिंग में जो क्वेंचिंग के बाद हमें मटेरियल मिलते हैं उसका हार्डनेस को रिलीज करने के लिए पुनः रूम टेम्परेचर पर उसे ठंडा किया जाता है। और पांचवा और लास्ट जो होता है यह होता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग में क्या हुआ, केस हार्डनिंग में जो एनिलिंग से प्राप्त हमें कंपोनेंट प्राप्त हुए थे, एनिलिंग करने के बाद उसका जो हार्डनेस होता है वह काफ़ी कम होता है, क्योंकि एनिलिंग से हमें क्या मिलते हैं, सॉफ्ट मटेरियल मिलते हैं। एनिलिंग प्रोसेस करने के बाद कोई भी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, वो मशीनेबिलिटी का गुण रखता है। तो एनिलिंग के बाद उस मटेरियल का सरफेस को हार्ड करने के लिए क्या था, सरफेस को हार्ड करने के लिए एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर मशीनेबिलिटी यानी मशीनिंग होने के बाद एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे फर्नेस के अंदर गर्म किया जाएगा और इसे अब क्या किया जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाएगा। तो ये थे हमारे हीट ट्रीटमेंट के 5 प्रोसेस। आप लोगों को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना है। यदि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग उस टॉपिक को कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।